वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग करने वाले हैं मूल विधि, जो कि यूपीएसआई में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें से हम देखने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, हम इसके सारी धाराओं को देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या होता है, इसे कब लागू किया गया, इसके सारे प्रावधान क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हमको यहाँ पे क्या देखना है कि सारी धाराओं का हम चाहें तो एक सार समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा धाराएं इसमें होती नहीं हैं, इसमें कम धाराएं हैं, और उसका हम एक ओवरव्यू पहले ले लेना पसंद करेंगे, ताकि जब हम उनको इलेबोरेट करके पढ़ें तो हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें देखो ज़्यादा धाराएं हैं नहीं, 30-35 धाराएं हैं बस। ठीक है, तो जो पहली धारा है वो बताती है संक्षिप्त नाम। जैसे इसका नाम क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा, मतलब कि पूरे भारत में होगा। राइट, अब इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी ऐसे समझते हैं। ठीक है, नाम विस्तार वगैरह धारा 1 में मेंशन किया गया है। धारा 2 में, ठीक है, सारे डेफिनेशंस बताए गए हैं। ठीक है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है वगैरह, इस तरह के। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, सॉरी कौन सक्षम प्राधिकारी वगैरह हैं, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त, इन सब के बारे में डेफिनेशन बताई गई है। फिर उसके बाद जो है मेरा आरटीआई जो है मेन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो धारा 3 में है। तो क्योंकि ये हम ओवरव्यू इसलिए यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट धारा से दे देता है, तो ओवरव्यू में ही हमको सारी धाराएं पता चल जाएंगी। तो क्वेश्चन जैसे आएगा, तो कभी कभी ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत डीप जाता नहीं है, तो उसके लिए ये ओवरव्यू ही काफ़ी होगा। ठीक है, फिर हमारी जो चौथी धारा है, अभी हम लोग कुछ धाराओं को स्किप भी करेंगे, मेनली इम्पॉर्टेंट ही लेने वाले हैं। ठीक है, तो लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, उनकी क्या क्या बाध्यताएं हैं, ऑब्लिगेशंस जो हैं, किसकी, पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं के बारे में धारा 4 में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम आते हैं धारा 5 में, तो वो बताता है लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम के बारे में। ठीक है, फिर उसी तरह जब हम 6वें धारा पे आते हैं, तो जो 6वां धारा है वो है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। ठीक है, मतलब कि अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनुरोध करते हैं। तो ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट डालते हैं। उसके बाद जो 7वां है वो है अनुरोध का निपटारा। ठीक है, यानी कि जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, ये बस लेमन लैंग्वेज में यहाँ बातें हो रही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 8वां जो है वो क्या है, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। जैसे क्या है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हम नहीं भी देंगे। ठीक है, तो हम किन किन सूचनाओं को नहीं दे सकते हैं उसके बारे में धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, फिर धारा 9 जो है वो कहता है कि कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। ठीक है, जैसे कि 8वें में हमने कह दिया कि हम एक्सेस डिनाई कर रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करने का जो आधार है वो कहाँ पे बताया गया है, तो वो धारा 9 में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बताइए पाकिस्तान से जो जुड़ी अभी S-400 में जो पाकिस्तान पे के सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोक लिया था, तो वो उसकी थोड़ी हमको डिटेल दीजिए कि टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है और S-400 आपने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आ गई, राइट। तो हालांकि ये जो है ये आर्टिकल 24 में आता है। ठीक है, कायदे से देखा जाए, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि
S-400 जो है वो खुफिया से जुड़ा चीज़ है, तो हम नहीं देंगे। तो पहली बात तो धारा 8 में ही कह दिया गया है कि नहीं देंगे। 24 में मेंशन करके बताया गया है कि स्पेशल फोर्सेस रिलेटेड हम नहीं देंगे, ठीक है। और जो 9 है वो उसके आधार को बताता है कि भाई तुमने ये जो मांगा है वो नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आता है, तो हम ये तुम्हें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या तुमने पूछ लिया ITI एक्ट डाल के कि हल्दीराम की नमकीन वो कैसे बनाते हैं हमें बताओ तो फिर उससे उनकी क्या कि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाएगी ना, तो इस वजह से वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, आधार क्या होगा आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का, वो आर्टिकल 9 में बताया गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 10 है, जो धारा 10 है, वो पृथक्करणता के बारे में है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि 5 सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। आपको क्या है कि कोई चीज़ जानना है, ठीक है। अब आपने रिक्वेस्ट दे दी, अब उस 5 में से 4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको बताई जा सकती हैं, और एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी हो सकती है, या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। तो आपको वो एक इन्फॉर्मेशन छुपा के बाकी 4 इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन से ही रोका जाएगा, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं और उसका भी आपको आधार बताया जाएगा कि क्यों नहीं दे सकते हैं, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाएगी। ये है पृथक्कीकरण सिद्धांत वगैरह जो भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 11 जो आर्टिकल है वो है पर व्यक्ति के बारे में, कि पर व्यक्ति सूचना, मतलब पर व्यक्ति कौन है। तो पर व्यक्ति वही है, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो आपको छोड़ के जो व्यक्ति होगा उसे पर व्यक्ति कहा जाएगा, चाहे वो सूचना आयुक्त ही क्यों ना हो। इसके बारे में भी अभी हम लोग विस्तार से देखेंगे। फिर उसके बाद जो है 12 नंबर क्या बोलता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ठीक है। तेरहवां हमें बताता है कि इसमें जो लोग होंगे उनकी पदावधि कितनी होगी, ठीक है, कब तक वो रहेंगे, क्या उनकी सेवा की शर्तें हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 जो है वो हमें बताता है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट से रिलेटेड हो गया मान लो, ठीक है। फिर 15 बताता है राज्य सूचना आयोग का गठन, यानी कि देखो जो 12 है वो सेंट्रल, ठीक है, और जो 15 है वो स्टेट, ठीक है। फिर तो जो 16 है, तो जो 13 है वो सेंटर की पदावधि, तो 16 जो है वो स्टेट की पदावधि, ठीक है। जो 14 है वो सेंटर वालों का इम्पीचमेंट, जो 17 है वो स्टेट वालों का इम्पीचमेंट। यानी 12 से 17 तो कितना ही इजी हो गया, राइट। 12 से 17 तक तो मतलब 12 क्या, बस इतना याद कर लो, 12 हो गया सेंट्रल सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, तो फिर उसके लोगों की पदावधि, उनकी शर्तें और उनको कैसे हटाया जाएगा 14 में। फिर 15 में स्टेट सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, 16 में उसके लोगों की पदावधि एवं शर्तें, और 17 में उनको कैसे हटाया जाएगा। ये तो बड़ा ही इजी और सिंपल हो गया 12 से लेके 17 तक, राइट। चलिए भी आगे देखते हैं। ठीक,
फिर जो मेरा 18वां है, ठीक है, 18 क्या हमें बताता है कि सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, ठीक है, सूचना आयोग के पास क्या क्या शक्तियाँ वगैरह हैं ये सब बताया गया है, पावर के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर 19 जो है वो अपील के बारे में है, जैसे भाई आपने कोई चीज़ की सूचना की के लिए रिक्वेस्ट किया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये सूचना मुझे मिलनी चाहिए थी, इसका जो आधार बताया गया है वो गलत है, तो आप उसको अपील भी कर सकते हो। तो 19 नंबर जो है आर्टिकल का वो अपील से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 21, ठीक है। 21 क्या कहता है कि सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, इसको हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब अच्छे से देखेंगे। 22 क्या बोलता है, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 23 वाला इम्पोर्टेंट है, न्यायालयों की आधिकारिकता का वर्जन, ठीक है, यानी कि कोर्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है, ठीक है, कोर्ट इंटरवेंशन डिनाइड, ये है मेरा 23वां जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 24 है वो भी अच्छा है, जो मेरा आर्टिकल 24 है वो कहता है अधिनियम का कुछ संगठनों पे लागू ना होना, ठीक है। तो कौन कौन से संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, आईपी है, आपका R&AW है, फिर उसके बाद आपका DRDO हो गया, फिर NTRO है, BSF है, CRPF है, जितने भी सुरक्षा से जुड़े एजेंसीज़ हैं, CBI है, उन सब पे सूचना का अधिकार का मतलब जो अधिनियम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया 24 वाला। फिर 25 क्या है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना, ठीक है। 26 है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। 27 है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति वगैरह, ठीक है। 30वां है कठिनाई की दूर करने की शक्ति। अब आइए हम लोग एक एक करके इसको अच्छे से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या समझने वाली चीज़ें हैं और क्या समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो RTI एक्ट है ना, जो RTI एक्ट है इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका मतलब कि विस्तार है वो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। पूरे भारत में RTI एक्ट 2005 लागू होगा, आर्टिकल 1 ये कहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, राइट। इस अधिनियम के जो कुछ उपबंध थे वो 15 जून 2005 को लागू तो कर दिए गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू हो चुका था, ठीक है। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम उसके बाद चलते हैं सेकंड धारा पे, इस पे धारा 2 पे चलते हैं। तो धारा 2 जो है उसमें सबसे पहले हमको ये समझना है कि सक्षम प्राधिकारी कौन है। हिंदी वर्ड भी बोलते रहेंगे क्योंकि हिंदी वर्ड समझना ज़रूरी है, क्योंकि अंत में आपको हिंदी में ही काम करना है आने वाले समय में, तो इंग्लिश से हिंदी स्विच करना बहुत ज़रूरी है। तो धारा 2 जैसे कि मैंने बताया था अभी ओवरव्यू में कि वो डेफिनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर ये डेफिनेशन से रिलेटेड है तो क्या डेफिनेशन, तो पहले जो है वो है मेरा सक्षम प्राधिकारी, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी का डेफिनेशन दिया गया है, मैंने इसका गूगल पे इंग्लिश देखा तो प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी लिख के आया है, तो आई होप अथॉरिटी ही इसका मतलब होगा, ठीक है। सक्षम मतलब क्या, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात हो रही
ऐसा मान के चलना चाहिए अभी के लिए तो फिलहाल। ठीक, तो सक्षम प्राधिकारी की डेफिनेशन बताइए। तो सक्षम प्राधिकारी से क्या मतलब है? देखो पहला, अरे ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी से, एक मिनट, सक्षम प्राधिकारी से ये मतलब है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा की विधानसभा, ठीक है, यानी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष, ठीक है, वो मेरा क्या माना जाएगा? सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा। उसी तरह राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसका सभापति, इसका जो सभापति है वो भी क्या माना जाएगा? सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन, किसे हम सक्षम प्राधिकारी मानेंगे? तो जो भारत के CGI हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो सक्षम प्राधिकारी हैं। किसी उच्च न्यायालय की दिशा में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं वो सक्षम प्राधिकारी माने जाएंगे, ठीक है। संविधान द्वारा या उसके अधीन कोई भी अगर अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब कि संविधान द्वारा या संविधान के अंडर में कोई ऐसी अथॉरिटी है, कोई भी डिपार्टमेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को भी सक्षम प्राधिकारी या फिर गवर्नर को भी सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा, ठीक है। या फिर आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 239 में, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि प्रशासक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, राज्य, जैसे क्या होता है कि स्टेट का तो राज्यपाल होता है और यूनियन टेरिटरी का LG होते हैं ना, तो LG, तो इन सबको हम क्या मान सकते हैं? सक्षम प्राधिकारी ये लोग हैं, राइट। अब देखो सूचना से आशय क्या होता है? सूचना से हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार, सूचना, तो सूचना से आशय ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित कोई भी अभिलेख हो, कोई दस्तावेज हो, कोई ज्ञापन हो, कोई ईमेल हो सकता है, ठीक है, कोई मत हो सकती है, कोई सलाह हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोई प्रेस विज्ञप्ति हो सकता है, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है, ठीक है, ईमेल तो बता ही दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कोई संविदा हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई नमूना हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई भी स्टैट से रिलेटेड चीज़ हो सकता है, या किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित भी ऐसी सूचना लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज़ पे ही ये लागू है, प्राइवेट एंटिटीज़ पे भी ये चीज़ लागू हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि क्या है मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर प्राधिकारी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो अभिलेख हमने वर्ड यूज़ किया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो कोई भी दस्तावेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई पांडुलिपि हो सकती है, ठीक है, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म हो सकती है, माइक्रोफिश हो सकता है, ठीक है, किसी कंप्यूटर या कोई और डिवाइस में कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, डिस्केट हो सकता है,
डिस्केट हो सकता है, फ्लॉपी हो सकती है, वीडियो कैसेट हो सकता है, ठीक है, चाहे कागज़ के रूप में हो, चाहे प्रिंट आउट के माध्यम से हो, कुछ भी, ठीक है। और एक वर्ड था अभी हमने वहाँ देखा था, पर व्यक्ति। पर व्यक्ति कौन है भैया? पर व्यक्ति, तो देखो, पर व्यक्ति से मतलब ये है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है, ठीक है। जैसे मान लो किसी एक्स व्यक्ति ने, ठीक है, एक्स व्यक्ति ने किसी सूचना के लिए आवेदन किया, तो अब इसके अलावा किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी तो उसको हम पर व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? पर व्यक्ति कहेंगे। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। फिर हम आते हैं धारा 3 में, ठीक है। किसमें आया भैया? धारा 3। तो धारा 3 क्या है? पहली बात, धारा 3 में आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के धारा 3 में राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसके अंडर तो भारत के सारे सिटीजन्स को सूचना का अधिकार है, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो धारा 4 है, धारा 4 क्या कहता है? जो कोई भी जो लोक अधिकारी है या लोक प्राधिकारी है, ठीक है, तो वो अपने सभी, ठीक है, अपने सभी दस्तावेज और अभिलेख, उसकी जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है, उसको वो क्या करेगा? कंप्यूटराइज करेगा। ये धारा 4 बोल रहा है, ठीक है। और निश्चित समय के अंदर करना है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क से पूरे देश में एक्सेस, मतलब उसको नेटवर्क में डालना पड़ेगा, इंटरनेट नेटवर्क में ये सारी डिटेल्स को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डालना पड़ेगा ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर पाए। ये धारा 4 का ये फर्स्ट पार्ट ये कहता है। फिर धारा 4 का सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। धारा 4 के सेकंड पार्ट पे बताते हैं क्या है, जस्ट अ मिनट। ठीक, तो धारा 4 का जो सेकंड पार्ट है वो हमें कहता है कि जिस दिन ये अधिनियम बना, जिस दिन ये एक्ट बना, यानी कि 2005 12 अक्टूबर को, उस दिन से 120 दिन के अंदर, कितने दिन? 120 दिन के अंदर, यानी कि सीधे सीधे 4 मंथ मानो, ठीक है। 120 दिनों के भीतर अपने संगठन की जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके संगठन के जो कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, उसको प्रकाशित करना होगा। अपने अधिकारियों का जो नाम है, ठीक है, उनकी जो शक्तियां हैं, उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। आपके डिपार्टमेंट में जो भी आप काम करवाते हो, जैसे मान लो आप लाइसेंस जारी करते हो, तो लाइसेंस जारी करने के लिए जो प्रक्रिया है, ये कोई व्यक्ति आवेदन करेगा लाइसेंस के लिए, तो उसको क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए वो जो प्रक्रिया है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आपको एक खुद का बनाया हुआ एक मैकेनिज़्म बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंदर प्रतिकर की भी प्रणाली है, वो प्रकाशित करनी पड़ेगी। जितने योजनाएं हैं, प्रस्तावित व्यय हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका, और जो आवंटित बजट है, ठीक है, इसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये सब धारा 4 के सेकंड पार्ट में ये बताया गया है, ठीक है। फिर जो आपके लोक सूचना अधिकारी हैं, ठीक है,
यानी जो आरटीआई एक्ट का जो हेड है, ठीक है, उसका आपको नाम, पदनाम, सिर्फ उसका तो देंगे ही, लेकिन आपके यहाँ भी कोई लोक सूचना का अधिकारी होगा, आपको उसका नाम बताना होगा, क्योंकि लोग अगर चाहें तो उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, ठीक है। उनका पदनाम और उनकी विष्टियाँ बतानी होंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर प्रकाशित करना है। फिर इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष हर साल अपडेट भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिए उसके बाद अपडेटें नहीं कर रहे हैं, 4 ठो सूचना अधिकारी बदल गए और पहले वाले का ही नाम चल रहा है, तो इससे केओस की स्थिति क्रिएट होती है, जिसको हमको अवॉइड करना है। तो 4 महीने के अंदर ये सब काम करने को कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद सभी सामग्री को लागत, प्रभावशीलता और स्थानीय भाषा में, ठीक है, मतलब ये नहीं कि किसी भी भाषा में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपकी स्थानीय भाषा है उसमें प्रोवाइड कराने के लिए कहा गया, ठीक है गाइस। ठीक, उसके बाद हम आते हैं धारा 6 पे। देखते हैं धारा 6 क्या है। तो देखो, कोई व्यक्ति है जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो उसको पहली बात क्या करेगा, उसको फीस देना पड़ेगा। बहुत कम फीस होता है लेकिन देना पड़ेगा। फीस देने के साथ साथ उसको लिखित में देना पड़ेगा, ठीक है, उसको रिटन फॉर्म में, अब चाहे वो पेपर पे यानी कि किसी फॉर्म पे फिल करें, ठीक है, डाक से भेजें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसको आवेदन करना होगा, ठीक है। और वो भाषा क्या होगी, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। अब जो आपका आवेदन है, ठीक है, जो आपका आवेदन, इतना चीज करके अगर आप दे दोगे तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जो आपका आवेदन है ना, वो एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो आप लिख के दोगे वैसे का वैसा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दे दिया जाएगा। यानी कि अगर सेंटर में करोगे तो सेंटर का जो लोक सूचना अधिकारी है वो, या उससे नीचे लेवल का कोई होगा, और स्टेट में दोगे तो स्टेट राज्य का सूचना अधिकारी या उसी से थोड़ा नीचे के लेवल का जो भी होगा, उसको एज इट इज़ आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। ये धारा 6 में ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए कारण या व्यक्तिगत ब्यौरे वगैरह नहीं मांगे जाएंगे, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कि तुमको ये जानकारी क्यों चाहिए, ठीक है। हाँ, आपसे क्यों ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, आपको मना भी नहीं किया जाएगा अगर आप अपने वेल विद इन राइट्स में हैं, लेकिन आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आपको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आपसे थोड़ा कांटेक्ट का ये जानकारी ले सकते हैं, सिर्फ उतनी जानकारी जिससे भाई अब आपने कहीं से मेल कर दिया तो वो तो आप गए पोस्ट ऑफिस में जाके लिख दिया, अब आपसे कैसे पत्राचार होगा, या फिर आपने मेल कर दिया तो आपको किस ईमेल पे भेजेंगे वो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए कुछ तो आपको अपना कांटेक्ट देना पड़ेगा, सिर्फ उतना इन्फॉर्मेशन आपको देना है। अदरवाइज धारा 6 हमको ये फ्रीडम दिलवा रहा है कि हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हम ये सूचना का अनुरोध क्यों कर रहे हैं, और कोई हमें जज नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है।
अब हम धारा 7 पे चलते हैं। देखो धारा 7 में क्या कहता है कि ये हमारे अनुरोध का निपटारा करता है, ठीक है, यानी हमने जो रिक्वेस्ट दी है उसको ये एड्रेस करते हैं। तो देखो क्या है कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा, तो वो किसी भी दशा में जब भी आपने अपना अनुरोध कर दिया है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आपने 1 तारीख को आवेदन कर दिया है तो आपको 30 तारीख से पहले इन्फॉर्मेशन देना की उनकी बाध्यता है, ठीक है। और अगर नहीं देंगे तो आपको रीज़न बताएंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन कारण बता के रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं कह सकते कि भाड़ में जाओ, ये उनको अधिकार नहीं है, ठीक है। अब देखो, परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से, उस केस में 48 आवर्स अगर लाइफ एंड डेथ का मैटर है या फिर स्वतंत्रता फ्रीडम का मैटर है, तो आपको 48 घंटे के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ऐसे व्यक्ति जो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है, उनको कोई फीस नहीं देनी है। धारा 6 में कहा गया है ना कि पैसा भी लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो आपको कोई पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, अब जैसे क्या है कि किसी जगह आपके अनुरोध को मना कर दिया गया है, ठीक है, कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देने वाले, ठीक है, हम नहीं दे सकते। अगर ऐसा कोई केस हो गया तो जो भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य, मतलब सूचना अधिकारी ही समझ बोलना सही रहेगा, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य हो, तो जो भी आपका वो अधिकारी है, जो भी वो आपका ऑफिसर है, ठीक है, वो क्या करेगा कि अस्वीकृति का तो कारण बताएगा ही, लेकिन आपको उस, क्योंकि फैसला आ गया ना कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे मिलना, तो इसके खिलाफ आपको अपील करने का डेट भी बताएगा, ठीक है, और अपील करने का डेट बताएगा कि आपको ये जो सूचना नहीं दी गई है, तो मान लो 31 तारीख को मैसेज कर रहा है कि भैया आप इसके खिलाफ 10 तारीख तक आप अपील कर सकते हो, मान लो एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हो, और वो आपको एक अपील अधिकारी जो भी होगा, अपील करने वाला जो भी ऑफिसर होगा, आपको उसकी सूचना भी उपलब्ध कराएगा कि देखो आपका जो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिनाई किया गया था, आप इसकी शिकायत जो है या इसके खिलाफ अपील एक अपील ऑफिसर को 10 तारीख से पहले कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? कहीं आना है, ठीक है। फिर किसी सूचना को उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। देखो ये बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जैसे मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा, तो आपने कहा कि देखो अगर कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा कि मुझे पाई चार्ट में चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको पाई चार्ट में वो डेटा रिप्रेजेंट करके देगा। आपने बोला कि मुझे बार ग्राफ में चाहिए, तो आपको पैराग्राफ में देगा। आप प्रारूप तय करोगे, आप उसको बताओगे कि आपको किस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो उसको उसी फॉर्मेट में मांगेगा नहीं, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है।
अब हम आते हैं धारा 8 पे। ठीक है, धारा 8 जो हमें बताता है कि हम कौन कौन सी सूचना आपको नहीं दे सकते हैं। बताया था ना कि सूचना नहीं भी दी जाती है। ठीक है, तो क्या था कि कुछ सूचनाएं हम नहीं देते हैं ना, तो क्या सूचनाएं हैं जो हम नहीं दे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि भारत की प्रभुता, अखंडता, नेशनल सिक्योरिटी, कोई रणनीति। अब भाई पूछ लो कि हम पीओके लेंगे तो कैसे लेंगे बताइए, हम राजस्थान से अटैक करेंगे कि जम्मू कश्मीर से अटैक करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है ना। उसी तरह कोई वैज्ञानिक या आर्थिक हित हो, अब आप पूछ लो ये कि क्या बोलते हैं, हमें बताओ भाई कि जो तेजस का में कौन कौन से हथियार लगे हैं, या फिर उसका इंजन का हमको फार्मूला दो, तो ये सब थोड़ी ना मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ आपको नहीं दी जाएगी। उसी तरह किसी न्यायालय वगैरह में कोई चीज़ निषिद्ध किया है, न्यायालय ने कोई चीज़ पे मना कर के रखा हुआ है, ठीक है, और अगर कोई ऐसा कार्य जिसको करने से न्यायालय की अवमानना हो, तो वो धाराएं भी वो इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर उसी तरह अगर किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का कोई विशेषाधिकार अगर उल्लंघन हो जाए या भंग हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं दिया जाएगा। फिर चौथा क्या था, आपको वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हैं जिसके वजह से किसी व्यक्ति के प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं दी जाएगी। जैसे वही हल्दीराम वाला केस था, ठीक है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर जैसे मान लो कोई विदेशी सरकार ने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है, और उसने इसलिए दी है कि वो आप पे भरोसा करती है, तो अब आप वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पहली बात वो इन्फॉर्मेशन आपकी थी नहीं, और आपको है अगर वो इन्फॉर्मेशन हुई है तो वो किसी और की वजह से हुई है, और उस व्यक्ति ने आपको अपने भरोसे पे वो इन्फॉर्मेशन दी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस को आरटीआई एक्ट के थ्रू बाहर रखा गया, आरटीआई एक्ट के बाहर रखा गया है। जैसे समझ लो कि कोई गवर्नमेंट, मान लो कोई इजराइल की गवर्नमेंट है, उसने इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी है कोई आतंकवादी से रिलेटेड या कुछ भी, तो या फिर कोई हथियार की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, या यही बताया है कि देखो ये प्लानिंग हो रही है, वो प्लानिंग हो रही है, तो अब उसमें कोई ये जाके बोल दे कि हमें बताइए अभी भारत और इजराइल की मीटिंग हुई थी, उसमें आपको इस चीज़ से रिलेटेड क्या सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो वो सूचना आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, फिर उसी तरह किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा में अगर डाल दिया जाए, तो ऐसी सूचनाएं भी आपको नहीं दी जाएंगी। फिर कोई ऐसा सूचना जिससे अपराधियों को पकड़े जाने या उनको उनको न्याय तक पहुंचाने के राह में अड़चन अगर आए किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएगी। या फिर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो 20 साल से ऊपर ड्यूरेशन का हो चुका है, वो भी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं धारा 9 पे। ठीक है, धारा 9 क्या बताता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी जो है या राज्य वाला भी, ठीक है, वो किसी के अनुरोध को वहाँ पे अस्वीकार कर सकता है जब उस अनुरोध से, ठीक है, राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब देखो क्या है, धारा 10 जो है वो हमने हल्का सा ओवरव्यू में बताया था। पृथकीकरण मतलब कि हम क्या होता है इसमें कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि आंशिक सूचना जिसको कहते हैं। ठीक है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन देते हैं
कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा, उसमें भाई खूब ढेर सारे पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट्स जो अंडरलाइन मतलब कि सर्कल किए हैं वो धारा 8 की सूचनाएं हैं से रिलेटेड, धारा 8 से रिलेटेड सूचनाएं हैं। तो इन 2 को छोड़ के आपको बाकी सब प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं धारा 11 पे। धारा 11 क्या है? पर व्यक्ति सूचना। पर व्यक्ति सूचना तो ऐसे ही अभी हम लोगों ने देखा था कि पर व्यक्ति का डेफिनेशन क्या है। तो समझो, ऐसी सूचना, ठीक है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसी पर व्यक्ति से संबंधित है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, ठीक है। अब वो पर व्यक्ति ने कहा कि ये जो मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो किसी पर व्यक्ति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन माना, लेकिन वो पर व्यक्ति कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। या फिर पर्सनल न बोल के कॉन्फिडेंशियल बोला जाए कि ये गुप्त सूचना है, ठीक है। तो वहाँ पे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के लिखित रूप में, मतलब अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के लिखित रूप में सूचना देगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। यानी आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन मांग लिया, ठीक है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जो पर व्यक्ति है वो कॉन्फिडेंशियल मान रहा हो, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मेरी अथॉरिटी है, जो मेरे सक्षम प्राधिकारी हैं, वो क्या करेंगे कि जिस दिन इन्फॉर्मेशन आया उस इन्फॉर्मेशन जिस दिन रिक्वेस्ट आई कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस दिन से 5 दिन के भीतर लिखित रूप में इस पर व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या यह सूचना दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो पर व्यक्ति इस सूचना को कॉन्फिडेंशियल बोल रहा है, इसलिए उससे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना दी जाती है। पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर दी गई सूचना के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई रिक्वेस्ट आ गई, किसी पर व्यक्ति से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति को तो वापस दी जाएगी ना जिसने उसकी रिक्वेस्ट करी है। तो अब पर व्यक्ति को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि याद करो यहाँ पे क्या था कि अधिकारी ने पर व्यक्ति से पूछा था कि दिया जाए कि न दिया जाए, ठीक है। अब इसने बोला कि न दिया जाए, लेकिन अधिकारियों को लगा कि दे देना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैं जो ये इन्फॉर्मेशन है ये मैं उसको दूंगा। उसने रिक्वेस्ट की, ठीक है, और अब वो इन्फॉर्मेशन इसका एक्सेस कर दिया गया कि हाँ भाई इसको दे देना चाहिए। तो अब उसको इन्फॉर्मेशन 30 दिन के भीतर देना है, यानी कि मान लो अगर उसको इन्फॉर्मेशन 30वें दिन दी जाएगी तो 20वें दिन, ठीक है, 10 दिन के भीतर, यानी कि उस पर व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है कि ये सूचना ना दी जाए, ठीक है। अब हम आते हैं केंद्रीय सूचना आयोग पे, जो सबसे अभी 12 से 17 वाला था, बड़ा इजी था। तो किस पे आते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग पे आते हैं, ठीक है। ये मेरा धारा कौन सा है,
धारा 12 है, ठीक है। तो देखो केंद्रीय सरकार जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी, ठीक है। इस केंद्रीय सूचना आयोग में देखो होगा कौन कौन। एक मुख्य सूचना आयुक्त, मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, मुख्य सूचना आयुक्त का इंग्लिश शायद यही होता है, ठीक है। उसके अलावा अधिक से अधिक 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे, ठीक है। नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब जो मेरे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है, उनकी जो नियुक्ति है या फिर जो बाकी 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करेंगे, अभी एक ही बात करें तो मुर्मू जी करेंगे, यानी प्रेसिडेंट करेंगे। और किसकी सिफारिश पे करेंगी, तो देखो प्रेसिडेंट तो करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होंगे, ठीक है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन LOP जिसको कहते हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इन 3 द्वारा एक समिति होगी, वो राष्ट्रपति को बोलेगी कि भाई इस व्यक्ति को CIC और IC के पद पे नियुक्ति करवा दो, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको प्रधानमंत्री ही नामित करेंगे, ठीक है। तो अब देखो केंद्रीय सूचना आयोग के जो कार्य हैं, ठीक है, उनका निदेशन प्रबंधन ये सारा जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही करेंगे। बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर निकलने जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा टर्म यूज़ होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सारा निदेशन और प्रबंधन कौन करेगा, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करेगा। और उसकी सहायता कौन करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो बाकी के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। अब देखो जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ, ठीक है, ये किसी भी संसद के सदस्य नहीं रह सकते, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे, या कोई भी लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका कोई संबंध नहीं होगा, और ना ही इनका कोई कारोबार होना चाहिए, ठीक है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, और केंद्र सरकार अपने पूर्व अनुमोदन के जरिए अलग अलग स्थानों पर भी इनका कार्यालय को जो है वो स्थापित कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 13। धारा 13 देखते हैं, पदावधि एवं सेवा शर्तें, ठीक है। तो देखो जो मुख्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर है जो मेरे CIC साहब हैं, ये 65 साल तक काम कर सकते हैं। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह जो मेरे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं 10, वो भी 65 साल तक काम करेंगे, और इनकी भी रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो गया, लेकिन मान लो जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये रीअपॉइंटमेंट तो इनका नहीं हो सकता है, लेकिन किस पद पे नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक बार जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया वो दोबारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनेगा, लेकिन वो व्यक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जरूर बन सकता है, ठीक है। तो अगर इस केस में ये केस आता है कि जो इलेक्शन नहीं, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया, तो उस केस में इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन दोनों का मिला के जो कार्यकाल है वो 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो 3 साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा, तो अब वो सिर्फ 2 साल तक ही CIC रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 65 साल या 5 साल ऐसा करके कुछ भी, ठीक है।
ये हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होता है कि जो भी मुख्य सूचना आयुक्त या कोई भी सूचना आयुक्त है वो राष्ट्रपति के सामने, प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेगा। ओथ तो राष्ट्रपति के सामने ही होगी, ठीक है। तो पद त्याग भी, रेजिग्नेशन जो है वो भी राष्ट्रपति के को ही देगा अपना। फिर देखो जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका जो वेतन और भत्ता वगैरह है वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ठीक है। और ये मेन पॉइंट्स जो थे आर्टिकल 13 के वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं धारा 14 पे। तो धारा 14 में ये बताया गया है कि हम इम्पीचमेंट कैसे करेंगे। धारा 14 और धारा 17 ये दोनों इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। तो देखो मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाया जाएगा? तब हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ने राष्ट्रपति द्वारा उससे निर्देश पर जांच के पश्चात कोई रिपोर्ट दी। यानी कि जो प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट ने किसी CIC या IC के खिलाफ बोला सुप्रीम कोर्ट से कि भाई एक जांच करो इसके ऊपर या इसके ऊपर और मुझे रिपोर्ट दो। अब उस रिपोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि CIC या IC अपने पद का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई कदाचार है इनके कृत्यों में या ये असमर्थ हैं अपने काम को सही से निभाने में, उस केस में प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट के आधार पे उनको हटा सकता है, ठीक है। यानी कि आप प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, बिल्कुल। सेकंड चीज़ यही आता है मेरा, प्रेसिडेंट डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हटाने का क्राइटेरिया क्या है कि CIC या IC जो हैं ये बैंकरप्ट हो चुके हों, दिवालिया हो चुके हों, या इनका कन्विक्शन हो चुका हो, ये किसी अपराध में दोषी पाए जा चुके हों, ठीक है। फिर ये अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगे हैं, ठीक है, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अब असक्षम हैं, या फिर ऐसे वित्तीय या अन्य हित इन्होंने हासिल किए हैं जिससे उनके पद का पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इन सारे केसेस में धारा 14 के तहत CIC या IC को रिमूव किया जा सकता है। अब हम आते हैं धारा 15, ठीक है। धारा 15, 16, 17 थोड़ा जल्दी देख लेते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक कि दे रिक्वायर दैट मच टाइम। तो जैसे कि ये क्या होता है, पहली बात ये राज्य सूचना आयोग होता है, यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये किससे मिल के बनेगा राज्य सूचना आयोग? तो ये चीफ मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको मुख्यमंत्री ने किया हुआ है नामित। अब राज्य सूचना आयोग जो है उसके कार्य को कौन प्रबंधन करेगा, निर्देशन करेगा? तो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त करेगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ केंद्रीय सूचना आयोग में हो रहा था वो सेम चीज़ राज्य सूचना आयोग में होगा, ठीक है। राज्य सूचना आयोग में होगा। राज्य सूचना आयोग मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। बस कुछ अंतर हैं वो देखते चलते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो 65 साल, इसमें भी वही चीज़ सेम टू सेम वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाए तो उसका भी टोटल कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ये जो शपथ लेंगे और जो रिज़ाइन करेंगे वो करेंगे गवर्नर को, ठीक है।
तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात है नहीं, राज्यपाल को ही पद त्याग करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें अलग पढ़नी है जो वेतन के बारे में है, ठीक है, यानी कि जो वेतन इनको मिलेगा, तो सेंट्रल में तो केंद्र सरकार दे रही थी, लेकिन राज्य सूचना आयोग में जो सैलरी है, ठीक है, और जितने भत्ते वगैरह हैं, वो वेतन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है, केंद्रीय सरकार ही देने वाली है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, एक मिनट, तो फिर से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे धारा 15 क्या था, राज्य सूचना आयोग, ठीक है, तो जो 16 था वो क्या था, तो राज्य सूचना आयोग का गठन, ठीक है, तो मतलब उसमें उनकी पात्रता कितना, 65 साल, और राज्यपाल को क्या बोलते हैं, शपथ राज्यपाल के द्वारा 65 साल की आयु, ये सारी चीज़ 16 में, और 17 जो है वो इम्पीचमेंट है कि कैसे इनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो 17वां भी वही है, साबित कदाचार व असमर्थता वगैरह, सेम टू सेम वही चीज़ है, इसमें 17 तक में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं धारा 18 की तरफ, ठीक है, 17 तक तो हो गया। धारा 18 जो रिलेटेड है वो सूचना आयोग की शक्ति और कार्यों के बारे में है, ठीक है, मतलब सूचना अधिकार की शक्ति एवं जो कार्य है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा, क्या होगा, कर्तव्य होगा कि वह अगर किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करता है तो उसकी जांच करे। क्या क्या जांच होगा, देखो, तो जो सबसे पहला है कि मान लो इस अधिनियम के तहत, ठीक है, आरटीआई एक्ट के तहत कोई रिक्वेस्ट की गई, ठीक है, और उस जानकारी का इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, तो इस चीज़ की जांच करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर टाइम फ्रेम के अंदर सूचना नहीं दी गई, टाइम फ्रेम मतलब 30 दिन के अंदर अगर सूचना नहीं दी गई तो उसकी भी जांच करनी चाहिए, उनका कर्तव्य है ये काम करें। या फिर तीसरा क्या है कि अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग हो, गलत हो, ठीक है, या भ्रामक हो, और उन्होंने इसके पैसे लिए हैं, राइट, उन्होंने इसका पैसा तो लिया ही है, लेकिन पैसा लेके भी भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना दे दी, तो इन सब चीज़ों की जांच करना, शिकायत प्राप्त करने के बाद जांच करना, ये केंद्रीय सूचना आयोग का कर्तव्य है। ये धारा 18 में इस चीज़ को साफ साफ बोला गया है, ठीक है। और भी कुछ इनके कार्य होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला तो समझ गए ये होगा। दूसरा कार्य ये है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार है जहां वह उसके संबंध में जांच प्रारंभ कर सकेगा। तो देखो क्या होता है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है ना, राज्य सूचना आयोग है, उसको वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो एक सिविल कोर्ट को प्राप्त होती हैं। पहली बात ये समझो, ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक सिविल न्यायालय के पास जो जो ताकत होती है वो सारी ताकतें सूचना आयोग के पास भी होती हैं। तो क्या क्या ताकत है, किसी भी व्यक्ति को ये समन कर सकते हैं, ठीक है, उनको उपस्थित करा सकते हैं, उनको साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, या किसी चीज को पेश करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांग सकते हैं, यानी किसी सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं,
गवर्नमेंट एंटिटीज से भी ये कागज पत्तर या ये कोर्ट तक से कागज पत्तर निकलवा सकते हैं, ठीक है। और साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए भी ये समन जारी कर सकते हैं। तो ये ताकतें थीं किसकी, धारा 18 के तहत सूचना आयोग की। अब हम देखते हैं धारा 19। ठीक है, तो वो जो धारा 19 क्या कहता है ना कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको समय के भीतर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है, और वो इस चीज़ से व्यथित है, परेशान है, तो वो 30 दिन के भीतर, ठीक है, 30 दिन के भीतर वो ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो कि सूचना अधिकारी का कोई सीनियर हो, ठीक है, ये किसी सीनियर को अपील कर पाएगा अगर वो परेशान है कि उसको जो सूचना है, ठीक है, वो समय के भीतर नहीं दिया गया है या गलत दिया गया है, तो वो किसी सीनियर को अपील कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि वो जो सूचना अधिकारी है, ठीक है, वो 30 दिन तक तो अपील कर दिया। अब इस 30 दिन में भी उसका काम नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उसको दूसरे अपील की तारीख दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अब जब इसको दूसरे अपील की तारीख दी जाएगी तो उसके 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। धारा 20 देखते हैं भैया क्या है। अब देखो जैसे क्या है कि अब कोई शिकायत है या कोई अपील है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में केंद्रीय आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि जो सूचना अधिकारी है, ठीक है, कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया या जानबूझकर गलत कर दिया, यानी कि कोई सूचना अधिकारी है, ठीक है, अब उस सूचना अधिकारी ने क्या किया कि कोई आवेदन प्राप्त करने से ही मना कर दिया, ठीक है, या जानबूझकर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, या भ्रामक सूचना दे दी, या उस सूचना को ही नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, ठीक है, 250 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन उसको देना पड़ेगा। किसको देना होगा? ये सूचना अधिकारी को ये फाइन देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 250 करते करते इससे 2.5-3 लाख रुपए आप ले लोगे, तो इसकी भी एक अपर लिमिट तय है कि 25,000 से ज़्यादा नहीं, 250 पर डे करके और 25,000 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये कोई सूचना अधिकारी पे ऐसे आरोप लग जाते हैं तो उसको भी भाई अपने आप को साबित करने का पूरा युक्त अवसर दिया जाएगा। लेकिन यह साबित करने का भार कि उस सूचना अधिकारी ने सही तरीके से कार्य किया है, ये सूचना अधिकारी पे होगा। मतलब ये नहीं कि उसके लिए सूचना आयोग आके बैठ के लड़ाई करेगा ना, वो भाई आप गलत किए हो, आपको ही साबित करना है। ठीक है गाइस, अब हम बस एंड पे पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा बचा है। तो अब हमको देखना है धारा 21। देखो धारा 21 क्या कहता है ना कि श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण,
ठीक है। तो कुछ संरक्षण प्राप्त है, उसमें धारा 23 एक इम्पॉर्टेंट धारा है। धारा 23 जो है ना, वो किसी भी न्यायालय को इस एक्ट के अंतर्गत किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि कोर्ट का इंटरवेंशन आर्टिकल 23 के तहत प्रोहिबिटेड है। ठीक है। फिर जो धारा 24 है, इसके अंतर्गत कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों पे लागू नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के अतिक्रमण संबंधित सूचना दी जाएगी। ठीक है, यानी कि समझना, जैसे बोला था, इसे रॉ हो गया, RNAW हो गया, DRDO हो गया, BSF हो गया। ठीक है, ये सारी अपनी सीक्रेट चीज़ें हैं, मतलब सीक्रेट क्या, सिक्योरिटी वाली चीज़ें। तो इसमें हमने RTI एक्ट को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लो BSF में कोई RTI का इंफॉर्मेशन लेने के लिए डालता है और वो इस आधार पे डालता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या फिर यहाँ पे कोई करप्शन हुआ है, तो इस दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड कोई मसला है तो 45 अंदर के भीतर इन संस्थाओं से भी इंफॉर्मेशन निकाल के दी जाएगी। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 24 के तहत बहुत सारे संस्थाएं हैं, ठीक है, जो आती हैं, और उन संस्थाओं को हल्का से देखते हैं तो सब क्या क्या नहीं आएगा। तो देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं आएगा इसके अंडर में। ठीक है। फिर RNAW नहीं आएगा। फिर उसके बाद राजस्व आसूचना निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये इसके भीतर नहीं आएगा। फिर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। फिर आपका ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके अंदर नहीं आएगा। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, इसके अंडर नहीं आएगा। ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस इसके भीतर नहीं आएंगे। फिर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसके भीतर में नहीं आएगा। फिर हमारा जो CRPF है वो इसके अंडर में नहीं आएगा। ठीक है। ITBP इसके अंडर में नहीं आएगा। CISF इसके अंतर्गत नहीं आएगा। NSG इसके अंतर्गत नहीं आएगी। असम राइफल्स इसके अंदर नहीं आएगा। सशस्त्र सीमा बल इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है। फिर आयकर महानिदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स, इसके अंदर नहीं आएगा। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO इसके अंदर नहीं आएगी। वित्तीय आसूचना यूनिट, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसके अंदर नहीं आएगा। हमारा DRDO इसके अंतर्गत नहीं आएगा। हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट नहीं आएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके अंडर में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंडर में नहीं आएंगी। इसके साथ ही ये हमारा सब पूरा ऑल ख़त्म हो चुका है। UPSI से रिलेटेड ये पर्याप्त इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेतन से रिलेटेड यहाँ पे जाते जाते देना पसंद किया जाएगा। तो देखो, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जो केंद्रीय मुख्य सेंट्रल के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वो 2.5 लाख की सैलरी उठाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, वो 2,25,000 की सैलरी उठाते हैं। फिर उसके बाद जो स्टेट का CIC होगा, वो भी 2,25 उठाएगा। और उसी तरह जो स्टेट के IC होंगे, वो भी 2,25,000 ही उठाएंगे। यानी कि सेंट्रल के चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर को 2.5 लाख वेतन मिलती है, बाकी को 2,25,000 मिलती है। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।